नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। देखिए, राष्ट्रीय आय अभी हम देखेंगे, फिर इसको देखेंगे राष्ट्रीय आय की कहाँ कहाँ से ये जो है किस तरीके से राष्ट्रीय आय निकलती है। तो पहले हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, तो लास्ट तक आपको पता चलेगा कितनी सिंपल वे से इसको जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि देश एक वर्ष में, कोई भी देश हो अपना जैसे प्यारा भारत की बात करें हम, तो किस तरीके आर्थिक क्रियाएं, जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, चाहे आपके कोई कंपनी हो या कोई अपना जॉब के अंतर्गत हो, कुछ भी वहाँ पे हो। देखो लिखा है यहाँ पे ना, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। इनमें क्या होता है कि जो विदेश में अपने भारतीय लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जैसे मान लो कोई दुबई में रह रहा है, कोई सऊदी अरब में रह रहा है, कोई मॉरिशस में रहेगा, वहाँ के जो भी अपने भारतीय हैं उनको भी, उनकी भी आय को इसमें ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो सब कुछ मिला करके उनका जो अंतिम मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। और साथ में नीचे की पॉइंट लिखा हुआ है कि घरेलू सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता है, भत्ता, पेंशन। अब घरेलू सेवाएं क्या हुई भाई? घरेलू सेवाओं के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई भी स्त्री अपने घर का खाना बनाती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, कपड़े धुलती है, तो वो सब कुछ घरेलू सेवाओं के अंतर्गत आएगा और वो आपका राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। अगला, किसी को कोई भत्ता मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, वो भी आपका राष्ट्रीय आय में नहीं। अगर सीधी सी बात कहें, अगर किसी पैसे से देश का कोई भी लाभ नहीं हो रहा है तो उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। अब मान लीजिए पेंशन मिल रहा है भाई किसी को, वो तो सरकार से जा रहा है ना, उसको सरकार को क्या लाभ हो रहा है? उसका कुछ नहीं लाभ हो रहा है। पेंशन का ले लो, भत्ते का ले लो, कुछ नहीं है इससे भारत को लाभ हो रहा है, तो इसीलिए उसको नहीं जोड़ा जाएगा। अब घरेलू सेवाओं में देखें, कोई महिला अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो वो उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी आप इसको याद रखिए, लेकिन अभी देखना ये कहाँ से निकल के आता है। तो आगे देखते हैं, अगला आपका आता है जीडीपी। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको देखते हैं क्या है ये। एक लेखा वर्ष में मुस्लिम मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू सीमा, अब देखो घरेलू सीमा, इसको जो है बहुत अच्छे से समझना है घरेलू सीमा क्या होती हैं, के अंदर सभी उद्यमी, चाहे वो विदेशी हों, की गई सकल मूल्य वृद्धि। अब देखिए, इसमें मान लीजिए ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ से इस तरीके से मान लो, इसमें चाहे किसी भी देश का कोई व्यापारी आ जाए, यानी कि एफडीआई हम मान लें, एफपीआई मान लें, एफडीआई हम आगे पढ़ेंगे, पोर्टफोलियो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, कोई भी अगर यहाँ पे अपनी कंपनी लगा रहा है उस सीमा के अंदर में, यानी कि भारतीय सीमा के अंदर में, घरेलू सीमा के अंदर में, कोई भी किसी भी देश का हो या उस देश का नागरिक हो, उसका जो भी अंतिम मूल्य होगा सभी वस्तुओं का उत्पादित अंतिम मूल्य, वो किसके अंतर्गत आएगा? जीडीपी के अंतर्गत आएगा। अब घरेलू सीमाएं होती कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो बाउंड्री हो गई आपकी, ये इस तरीके से कुछ बाउंड्री आपकी आएगी यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ। साथ में विदेशी दूतावास, अगर मान लीजिए कि अमेरिका में कोई दूतावास हमारा है, ठीक है, वो जो दूतावास जहाँ पे बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग की जो सीमा है वो किसके अंतर्गत आएगी? भारत की सीमा के अंतर्गत आएगी। अगर मान लीजिए बांग्लादेश में कोई अपना दूतावास है, राजदूत है, कोई किसी भी देश में है, जो वो बिल्डिंग है जहाँ पे वो रह रहा है भारतीय दूतावास, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो भारत की सीमा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला 200 नॉटिकल मील, ठीक है, समुद्री क्षेत्र। अब देखो, कोई भी देश हो उसके समुद्री क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोस्टल एरिया है भारत का, ठीक है, एक तो 12 किलोमीटर, दूसरा 24 और तीसरा आपका 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल मील का। ठीक है, तो 200 जो नॉटिकल मील का होता है इसको बोलते हैं EEZ। ठीक है, EEZ का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, यानी कि 200 नॉटिकल मील तक कोई भी देश अपनी समुद्री सीमा का यूज कर सकता है, वहाँ पे खनन कर सकता है, उसका दोहन कर सकता है, कोई नहीं उसको रोकेगा। तो वो भी आपका जो है उस किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फिर से समझते हैं एक बार, जीडीपी क्या है कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर, अभी आपने देखा घरेलू सीमा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? विदेशी दूतावास, नॉटिकल 200 नॉटिकल मील समुद्री क्षेत्र, और एयरलाइंस भी आता है भाई, जहाँ से जहाज उड़ के जाता है। कोई मान लो भारतीय सेना या भारतीय एयरलाइंस का कोई भी जहाज उड़ के जा रहा है तो वो जो रूट है वो सीमा के अंतर्गत आएगा। तो इनके अंतर्गत कोई भी अगर कार्यविधि होती है, उससे पैसा आता है, तो जीडीपी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें विदेशी और भारतीय कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे जहाँ का व्यक्ति हो, बस पैसा कमा रहा हो भारत में तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, जीडीपी के अंतर्गत आएगा। जीएनपी क्या होता है?
जीडीपी से ही निकल के आएगा आपका। जीएनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है ये, देखते हैं इसके बारे में। अब देखो जीडीपी अभी आप देख चुके हो, क्या है कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य, क्यों ना वो विदेशी ही हो, जीडीपी हो गया। प्लस इसमें क्या करना है कि जो देशवासियों द्वारा विदेश में आय अर्जित हो रही है, यानी कि कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी अन्य देश में कमा रहा है, वो इसमें ऐड कर दें। लेकिन क्या है, इसमें एफडीआई और एफपीआई वो क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ से सीधा सा समझें अगर कि जीएनपी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी में अगर हम भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय को जोड़ दें, साथ में विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को घटा दें, यानी कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं भारत में कमा रही हैं उनको हटा दें, और जितनी भी भारत की विदेश में कंपनियां हैं उनको जोड़ दें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको जीएनपी मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या है आपका, अगला आता है एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या है, जीएनपी आपने अभी पढ़ा, जीएनपी क्या था कि जीडीपी में हमें क्या जोड़ना है, जो भारतीय लोग कहीं बाहर कमा रहे हैं, और घटाना क्या है, जो फॉरेनर लोग इंडिया में कमा रहे हैं उसको लेस कर देना, तो क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। और जीएनपी से अगर हम मूल्य ह्रास घटा दें, मूल्य ह्रास क्या है उसको समझते हैं अभी अच्छे से, ठीक है, यानी कि जीएनपी से हमको मूल्य ह्रास करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी नेट मिल जाएगा, एकदम शुद्ध मिल जाएगा। कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, मान लो कोई कंपनी है, टोटल प्रॉफिट कब निकालते हैं वो लोग, जब मजदूरों का निकाल देंगे, बिजली का निकाल देंगे, मशीनों के कलपुर्जों का निकाल देंगे, मेंटेनेंस का निकाल देंगे, सब कुछ निकाल देंगे, तब आपका वहाँ से नेट एकदम उनका प्रॉफिट निकल के आएगा। सेम वही यहाँ पे प्रोसेस होता है कि जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि उसमें क्या था, अभी आपने देखा कि जीडीपी में हम क्या करेंगे, जीडीपी में जितने भी विदेश में रह रहे हैं भारतीय लोग उनकी आय को ऐड कर लेंगे, और भारत में रह रहे हैं विदेशी लोग उनकी आय को लेस कर देंगे, तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। और अगर जीएनपी से हम मूल्य ह्रास यानी कि जो भी नुकसान हुए हैं उनको घटा देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा एकदम से, यानी कि एकदम नेट नेशनल प्रोडक्ट वहाँ से आ जाएगा। और नेट नेशनल प्रोडक्ट ही आपका क्या होता है, एनआई होता है, यानी कि नेशनल इनकम होता है। तो देखिए आप कहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट हुई थी, अब कहाँ पे ख़त्म हुई आकर के, एक बार देख लेते हैं फिर से। तो राष्ट्रीय आय क्या थी, एक देश द्वारा एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप अंतिम, चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, सबको ऐड कर लेना, सबका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे आपका राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आ गया। ठीक है, और साथ में ये जो आपका नीचे की पॉइंट लिखा, घरेलू सेवाओं को नहीं जोड़ा जाएगा, और भत्ता। अब यही चीज़ धीरे धीरे देखो कहाँ से निकल के आई, जीडीपी क्या हुआ आप लोगों ने देखा, और जीएनपी जीडीपी से ही निकल के आई। अगला एनएनपी जीएनपी से निकल के आई, ठीक है, और जो आपका एनएनपी है वही एक्चुअल में क्या होता है, एनआई होता है। इस टर्म को याद रखना आप कि जो एनएनपी ही वही आपका राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इनकम है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन से समानार्थी हैं, ठीक है, या राष्ट्रीय आय के समतुल्य किसको रखा गया है। और साथ में अगर हम इसकी बात करें, आपका राष्ट्रीय आय में घरेलू सीमा के बारे में बात करें, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जो है घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है, राष्ट्रीय हरित आय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरित आय क्या होती है भाई, एनआई का मतलब नेशनल इनकम। अभी आपने देखा कि किस तरीके से जीडीपी से हमारा एकदम नीचे आते आते हमने एनआई को निकाला। अगर एनआई से पर्यावरण ह्रास निकाल दिया जाए, अब पर्यावरण ह्रास क्या होता है, मान लो कोई भी काम में, कोई भी प्रोडक्शन में पर्यावरण को कितना ह्रास हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उतने रुपए निकाल दो उससे। मान लो अगर किसी ने 100 रुपये कमाए और उसमें से 10 रुपये का पर्यावरण को नुकसान हुआ, या मान लो कुछ पत्ती वत्ती टूट गई, कुछ 10 रुपये ले रहे हैं ना, तो पत्ती टूट गई, कहीं कुछ हो गया, जड़ कट गई, तो उसका नेट कितना होगा, वो 10 रुपये निकाल दिया जाए, कितना बचा आपका 90, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय हरित आय है वो 90 होगी। यानी कि सीधी सी बात है, किसी भी देश की राष्ट्रीय हरित आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी राष्ट्रीय आय से पर्यावरण का ह्रास निकालना पड़ेगा। यानी कोई भी कंपनी लगी कहीं पे, तो कंपनी से कई सारे पेड़ भी कटे होंगे, उससे क्या हुआ, वो कार्बन इमिशन हुआ होगा, कार्बन उत्सर्जन, वहाँ से आपका कई सारी गैसें निकली होंगी, तो उन सब का मुआवजा दे करके जो बचता है वो आपका क्या होगा, एनआई होगा। ठीक है, अगला आता है प्रति व्यक्ति आय। देखो यहाँ से इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कई बार पूछा गया है
कि किसी देश की आर्थिक स्थिति को पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो क्या होता है आपका प्रति व्यक्ति आय होती है। कैसे? अब मान लो आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है, अगर 10 लोगों का 100 रुपये पॉकेट मनी है तो थोड़ा सा अच्छा है। अगर यहीं पे 10 लोगों का 20 रुपये पॉकेट मनी हो तो समझ सकते हो कितना भाई स्थिति गंभीर होगी यहाँ पे। यानी कि जिस देश में जितने ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होगी वो देश उतना ही सक्षम होगा, जिस देश की जितनी कम प्रति व्यक्ति आय होगी वो देश उतना ही अक्षम होगा, ठीक है। अब जैसे प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ेगी? जब वहाँ की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगी? जब वहाँ के संसाधन अच्छे होंगे। इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे दो। अगर मान लो राष्ट्रीय आय 500 रुपये है और उस देश में 10 लोग रहते हैं तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? 50 रुपये मिलेंगे, सीधा सा, ठीक है। यानी कि कुल राष्ट्रीय आय उसमें कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे उससे भाग दे दो, आपका राष्ट्रीय आय निकल आएगी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या सीखा? पहले नंबर पे हमने देखा कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय में क्या याद रखना है आपको ये जो है की पॉइंट याद रखने की क्या क्या ऐड होता है क्या नहीं ऐड होता है। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा? सेकंड देखा जीडीपी। जीडीपी में आपको क्या याद रखना है? घरेलू सीमा याद रखनी है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं, बाकी आप नहीं भी याद रखोगे तब भी काम चलेगा आपका, ठीक है। तो जीडीपी में क्या याद रखना है? आपका घरेलू सीमा याद रखनी है। उसमें क्या आएगा? आप लिखा हुआ है, पढ़ लेना उसको। क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना है। जीडीपी और देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय उसको जो ऐड करेंगे और विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय उसको लेस करेंगे। नेक्स्ट अगला आता है आपका एनएनपी। एनएनपी ही आपका एनआई होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिए। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय हरित आय में क्या है? पर्यावरण ह्रास हटा दीजिए। प्रति व्यक्ति आय में आपको याद रखना है ये लाइन, पूरा का पूरा डिक्टो आप ये लाइन अच्छे से रट्टा मार लो। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए कौन सा फैक्टर सबसे अच्छा होता है।